आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज से हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में कि हमारा सेल क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक सेल होता क्या है, होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा बॉडी है, ठीक, हमारा बॉडी या कोई भी चीज है, ठीक, मान लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक, क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। तो इस एक ह्यूमन बॉडी आखिर ये सारी चीजें बनी कैसे हैं। मान लेते हैं इसका पैर, इसका हाथ, इसका सिर, इसका पूरा बॉडी आखिर किसी भी ह्यूमन का बना कैसे। मान लेते हैं कि कोई भी पेड़ है, ठीक, कोई भी क्या है, कोई भी प्लांट है, तो आखिर ये प्लांट बना कैसे है। और अगर एग्जांपल लें तो कोई भी जीव है, ठीक, मान लेते हैं कोई भी चीज है, कोई भी ए टू जेड कोई जीव है, तो आखिर कोई जीव बना कैसे है, कोई एनिमल बना कैसे है, ठीक। मान लेते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो आखिर ये बैक्टीरिया बना कैसे है। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं जानने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल की। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इस एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर की नीड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। और इस सेल जब क्या होता है, सेल आपस में जुड़ जाएंगे और कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम टिश्यू। तो इसे कह देंगे टिश्यू। जब सेल आपस में जुड़ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं हम टिश्यू। अब एक टिश्यू क्या होंगे, टिश्यू आपस में जुड़ जाएंगे, फिर एक और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उसे कहते हैं हम स्टम। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गन। जैसे ऑर्गन का कोई सा भी ऑर्गन बना सकते हैं, जैसे स्टमक बना ली। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे, तो ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या हुआ, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हो गया सेल, और सेल जब आपस में जुड़ गया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया, तो बन गया टिश्यू। अब टिश्यू क्या करेंगे, टिश्यू आपस में जुड़ जाएंगे, एक ही टाइप के टिश्यू, तो क्या बनाएंगे, कोई ऑर्गन। और ऑर्गन में मान लेते हैं हमारा स्टमक, तो एक क्या बना, स्टमक। और जब ऑर्गन, ठीक, ये ऑर्गन आपस में जुड़ जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक, क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ, ठीक, माउथ से स्टार्ट होकर स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहा जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए क्या होता है, उसका पूरा प्रॉपर डाइजेशन होता है, ठीक। जैसे ऑर्गन सिस्टम समझते हैं, तो देखो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन है और क्या है, सिस्टम है। सिस्टम मतलब ग्रुप। तो जब ऑर्गन के ग्रुप आपस में मिल जाएंगे और एक सिस्टम बनाएंगे, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो कैसे, जैसे हमारा ये हो गया फेरिंक्स, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे ऑर्गन मिल गए और एक सिस्टम बना लिए, इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जब एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम एक हो गया, ठीक, दूसरा हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ऐसे करके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे जब सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो पूरे ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। अब एक बात हुआ किसके लिए, सिर्फ मल्टी सेल्यूलर, क्या हुआ, मल्टी सेल्यूलर के लिए। किसके लिए बात हुआ, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। किस जीव के लिए, बहुकोशिकीय। जो भी जीव एक सेल से ज्यादा सेल पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय। तो जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, पहला सेल बनेगा, दूसरा टिश्यू बनेगा, टिश्यू से कोई ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल जाएंगे बहुत सारे सिस्टम, तो पूरे ह्यूमन बॉडी या किसी लिविंग बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की ओर कि व्हाट इज सेल। आखिर सेल का डेफिनेशन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में जानते हैं। और अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, आखिर हमारे सेल को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो सेल के लिए कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं। जैसे हमारा जो सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। क्या होता है, हमारा जो सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्ट्रक्चरल और सबसे फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी के लिए। आखिर ये क्यों किया
कहा गया है। तो देखो सेल तो आपने समझ लिया कि सेल क्या होता है, एक प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है उसे क्या कह दिए, सेल। ठीक, सेल। अब इस सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इस सेल ही सबसे पहले कोई ऑर्गन बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे क्रियात्मक यूनिट जो होता है वो होता है सेल। स्ट्रक्चरल हो गया। फंक्शनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी सेल होता है, कोई भी बॉडी का सिस्टम होता है, उसका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, उसका सेल। कैसे, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लिया था ना, तो फूड के डाइजेशन के लिए इसमें प्रेजेंट, जैसे स्टमक की बात करें तो यहाँ पे एचसीएल बनता है, आपने पढ़ा होगा। तो एचसीएल को कौन बनाता है, तो यहाँ पे एक सेल होता है ऑक्जेंटिक सेल। कौन होता है, ऑक्जेंटिक सेल। तो समझ गए कि कोई भी हमारे बॉडी का सिस्टम हो, उसको फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए क्या होता है, हमारा सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सेल हमारा स्मॉलेस्ट होता है, स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टमक को एक स्ट्रक्चर दे रहा, इसलिए क्या है, स्ट्रक्चरल भी है। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एचसीएल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल होता है। तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। कौन होता है, सेल। अगर हम बात करें कि हमारे सेल की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार चीजों को पूछा भी गया है। तो देखो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने 1669 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था किसको, हमारे सेल को। कैसे किया था, इन्होंने पेड़ था, ठीक, उस पेड़ के कॉर्क को लिया और कॉर्क में देखा कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सेल कहा था बस इन्होंने। ठीक, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को क्या कह दिया था, सेल। क्योंकि लेकिन लेकिन ये क्या था, एक प्रकार के डेड सेल थे। क्या थे, डेड सेल। ठीक, क्या थे, डेड सेल। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वैन लीवेनहो। ठीक, एंटोनी वैन लीवेनहो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप डेवलप किया। क्या किया, सेल्फ माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया कि खुद से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, जिसको आप ऐसे देखे होंगे कि ऐसे हम पकड़ के देखते थे ना, किसी चीजों को जलाते थे, वैसे ही सिंगल लेंस पहले माइक्रोस्कोप बनाया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को ऑब्जर्व करना चालू किया और इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था किसको, लिविंग सेल को। किसको, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, एंटोनी वन लीवेनहोक ने। कैसे, इन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप का डेवलप किया था, खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें फर्स्ट टाइम देखा था किसको, हमारे सेल को। अब एक क्या क्या किए थे, तो इन्होंने एक पैरासाइट को भी देखा था। ठीक, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने खुद ही, इन्होंने अपने स्वयं के स्टूल में, ठीक, स्वयं के स्टूल में एक पैरासाइट को देखा था जिसे कहते हैं हम जियार्डिया लैम्बिलिया। जियार्डिया लैम्बिलिया कहते हैं। उसको किसने देखा था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। किसने, ऑन स्टूल में, अपने स्वयं के स्टूल में देखा था। आगे अगर हम बात करें सेल, हमारा जो सेल है वो कितने टाइप्स का होता है, तो सेल जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक जो होगा वो नॉन डेवलप, ठीक है, पूरी तरह से डेवलप सेल नहीं होता। क्या होता है, ये नॉन डेवलप, क्या होगा, नॉन डेवलप सेल होता है। और यूकैरियोटिक होता है तो ये फुल्ली डेवलप, ठीक है, फुल्ली डेवलप सेल होता है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की आखिर इसको हम जानते क्यों हैं। तो देखो सेल का अगर क्लासिफिकेशन, सेल का प्रॉपर क्लासिफिकेशन अगर अच्छे से जानना है तो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझना ही पड़ेगा। तो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर। ठीक, एक R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि जितने भी डिफरेंट टाइप के, जैसे यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, और यूनिसेल्यूलर में भी कौन कौन से, कोई प्रोकैरियोटिक है,
कोई प्रोकैरियोटिक, कोई यूकैरियोटिक, ऐसे करके बहुत सारे जीवों को क्लासिफाई किया था और दिया था क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है हमारा सेल। ठीक, अब ये 5 किंगडम आखिर होते कौन कौन से है, तो देखो 5 किंगडम लिख लो। 5 किंगडम आखिर हमारे होते कौन कौन से हैं, तो देखो 5 किंगडम कौन कौन से होंगे। सबसे पहले मैंने वहां बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन्होंने सबसे पहले जीवों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होगा, प्रोकैरियोटिक वे सेल थे जिन्हें प्रारंभिक सेल कहा जाता था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी ना, उस समय जो नए सेल बने थे, जिन सेल से आगे जो सेल डेवलप हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। अब ऐसे सेल क्या होंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक क्या है, एक पुराना सेल है। क्या है, पुराना सेल है। ठीक, तो पुराना सेल क्यों कहा जाता है, जब हम लोग का अर्थ बन रहा था तो जो पहला सेल, जो फर्स्ट सेल था, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के टाइम कौन से सेल बने थे, हमारे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गए और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, बैक्टीरिया हो गए, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये क्या थे, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थे। और इन्हीं सेल से ही क्या हुआ था, डेवलप हुआ था यूकैरियोटिक। क्या डेवलप हुआ था, यूकैरियोटिक सेल। तो इन सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को पुराना सेल कहा जाता है और इसी सेल से नया सेल बना था, इसलिए इसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसलिए इसे हम नया सेल या डेवलप सेल भी कहते हैं। अब तो देखो, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो पुराना सेल है और एक पुराने सेल से ही क्या हुआ था, नए सेल का डेवलप हुआ था, जिसे कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, एक यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर होता है और एक नॉन डेवलप सेल होता है, नॉन डेवलप। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेल होगा, सेल के पूरे ऑर्गेनेल, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह डेवलप पूरे नहीं हुए थे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डेवलप। अगर इसके और फीचर की बात करें तो इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, वो 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है वो भी नॉन डेवलप होता है। क्या होता है, नॉन डेवलप। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये नया सेल था, जब ये सेल बना था उसके बाद जो नया, ठीक है, फुल्ली डेवलप जो सेल आया था, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। अब इस यूकैरियोटिक सेल में हमारे गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, इसलिए इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। लेकिन इसमें भी क्या था, कुछ सेल थे जो एक ही सेल से मिलकर बन गए थे, उन्हें रखा गया यूनिसेल्यूलर में। ठीक, कुछ जीव थे जो एक ही सेल से मिलकर बना, कुछ जीव थे जो एक ही सेल से मिलकर बने थे, उन्हें रखा गया यूनिसेल्यूलर में। कुछ जीव थे जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, जैसे एक एग्जांपल है ह्यूमन, तो उन्हें रखा गया था मल्टीसेल्यूलर में। उन्हें रखा गया था मल्टी सेल्यूलर में। तो जो जीव एक ही सेल से मिलकर बनेंगे उन्हें रखा गया यूनिसेल्यूलर में, और जो जीव मल्टी सेल से, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनेंगे, उन्हें रखा जाता है मल्टी सेल्यूलर में। और वो क्या होंगे, पूरे डेवलप सेल से मिलकर बने होंगे। तो इसका एग्जाम्पल आता है प्रोटिस्टा। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोटिस्टा। इसमें क्या है, जो भी प्रोटोजोआ थे ना, प्रोटोजोआ वो किसके अंतर्गत आते थे, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेल्यूलर में आते थे और पूरे डेवलप सेल थे। क्या थे, डेवलप। क्या थे, डेवलप सेल थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि क्या होते हैं, एक कोष के। और एग्जांपल क्या है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। मल्टी सेल्यूलर में क्या था, मल्टी सेल्यूलर में 3 प्रकार के जीव आते थे। एक थे फंगी, जितने भी फंगस है उनको मल्टी सेल्यूलर में रखा गया था।
एक थे कि जितने भी प्लांट हैं वो भी, क्योंकि हमारे प्लांट बहुत सारे, प्लांट के पत्ते के लिए बहुत सारे सेल होते हैं, उसके तने के लिए, उसके जड़ के लिए बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है प्लांट। तो प्लांटी को भी मल्टी सेल्यूलर में रखा गया था। और जो हम लोग का एनिमिलिया, एनिमिलिया एनिमिलिया का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको भी कहाँ मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत रखा गया था, और किसमें, यूकैरियोटिक में, क्योंकि जो डेवलप सेल है उनमें। ठीक, तो फंगी में कौन आता है, जितने भी फंगस होंगे वो आएंगे, प्लांटी में जितने भी प्लांट होंगे, ठीक है, और एनिमिलिया में जितने भी जीव होंगे, एनिमल होंगे, उनको किस में रखा गया है, एनिमिलिया में रखा गया है। आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो सेल है उसके कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जनरली हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे ह्यूमन सेल के बारे में। हम ह्यूमन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा ह्यूमन सेल क्या होता है, ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। तो अब हम इतने सारे चीजों को देखें तो हम ऑर्गेनेल्स भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी की, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसके मेजर मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो क्या होता है, आउटर पार्ट होगा, आउटर पार्ट, ठीक है। उसके अलावा दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये होगा मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। और जो हम लोग का सेंटर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा क्या रहता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा राइबोसोम, इसके अलावा लाइजोसोम, इसके अलावा रहता है हम लोग का एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER भी कहते हैं, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER भी कहते हैं। तो क्या हो गया, हम लोग का जो मेजर पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो देखो सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमैटिन। ये क्या करता है, 2 चीजों को कंटेन किए रहता है, किसको, न्यूक्लियोलस को और क्रोमैटिन को। साइटोप्लाज्म किसको किसको कंटेन मतलब समाहित किए रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि हम लोग का यूकैरियोटिक सेल आखिर दिखता कैसे है, तो देखो सेल का स्ट्रक्चर बना लिए अपन लोग, ठीक। बहुत सारे वेरियस सेल का स्ट्रक्चर वेरियस टाइप में हो सकता है। तो मान लेते हैं एक सर्कल टाइप में कोई सेल है। अब इसमें क्या है, मेजर चीज होता है उसके ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स को कैसे हम समझेंगे, तो देखो ऑर्गेनेल्स समझने के लिए सबसे पहले हम पार्ट्स को बना लेते हैं। तो मैंने पहला लिखा है, स्टार्ट करते ऊपर से, सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, आउटर का होगा। हम फंक्शन समझते चलेंगे। सेल मेम्ब्रेन, अब इस सेल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है, तो देखो हमारा घर जो होता है ना, घर के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, लेकिन घर का जो मेन डोर होता है, मेन जो दरवाजा होता है वो कौन आता है, हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, किसी भी चीज को, कोई भी प्रोटीन हो, फूड मॉलिक्यूल हो या ऑक्सीजन हो या कोई भी चीज बाहर जाना है, अंदर या बाहर लाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या करता है कि न्यूट्रिएंट को अंदर लाने के लिए और बाहर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इस सेल का कोऑर्डिनेटर, इस सेल का जो मेन पावर हाउस जो होता है, इस सेल का जो मेन पार्ट होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वो कौन होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियोलस।
ये होता है हम लोग का न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को, मतलब एक प्रकार का सेंटर होता है जो पूरे सेल को, पूरे घर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो होता है न्यूक्लियस। और एक क्या किए रहता है, क्रोमेटिन, ये कंटेंट किए रहता है न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियोलस को। और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन जीन का ग्रुप होता है, ठीक। ऐसे आपने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक। ऐसे करके इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए, क्रोमेटिन वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, ठीक। तो इन सब को कंटेंट किया रहता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। और न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे सेल को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। तो हमारा न्यूक्लियस भी कंफर्म हो गया। अब आता है हम लोग का साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के टू पार्ट होते हैं। अगर पूरे लिक्विड की बात करें तो उसे हम कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं, साइटोसोल। और दूसरा पार्ट क्या होता है हम लोग का, सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म बना लो, साइटोप्लाज्म के टू पार्ट्स हो गए, एक होगा साइटोसोल, ठीक, और एक हो गया सेल ऑर्गेनेल्स। अब साइटोसोल होगा क्या, तो इस सेल का पूरा 55% पार्ट होता है, जो क्या करेगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इन सब चीजों से मिलकर बना होगा। और सेल को क्या करेगा, पूरे सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, साइटोसोल, जो सेल का 55% पार्ट होता है। और 45% होता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से, यही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, मतलब सेल के जितने ऑर्गेनेल्स होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म में भी समझ आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, एक होता है साइटोसोल और होता है सेल ऑर्गेनेल। तो हम सेल ऑर्गेनेल्स को समझते हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को समझो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमारा जो भी फूड है, ठीक, उसको जलाने का, एटीपी, ठीक, क्या करेगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोडक्ट, एटीपी बनाने का, ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और ये एटीपी क्या करता है, एटीपी के जलने से हमें एनर्जी मिलती है। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन हो गया हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। इसके अलावा क्या होता है, दूसरा हम लिख लिए गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ठीक, गोल्गी बॉडी को अलग कलर में बना लेते हैं जिसे समझ आए। तो देखो गोल्गी बॉडी क्या करता है, इसको कुछ ऐसे बाउल शेप में बना लो, क्योंकि ये करता है पैकेजिंग का काम, ठीक। क्या करेगा, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी बॉडी जो भी फूड वैक्यूल्स रहेंगे, ठीक, जैसे यहाँ पे एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, तो इन प्रोटीन का बट को क्या करेगा, पैक करने का काम कौन करेगा, ये करेगा गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक। तो कौन करेगा, हमारा गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा गोल्गी बॉडी भी समझ आ गया। इसके अलावा राइबोसोम, ठीक। तो क्या होगा, ऐसे कणनुमा स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे कण में ऐसे कुछ दाने नुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, तो होगा राइबोसोम। उसे क्या कहते हैं, राइबोसोम, ठीक। अब ये राइबोसोम क्या करता है, जो भी प्रोटीन होगा उसको फॉर्म करने का, उसको बनाने का, उसको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, हम लोग का राइबोसोम करता है। अब ये राइबोसोम बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। तो राइबोसोम वेरियस जगह में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा, राइबोसोम के अलावा आता है हम लोग का लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होगा, लाइसोसोम ऐसे कुछ खोखले, ऐसे राउंड शेप के होते हैं, ठीक। इनके अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, ठीक। लाइसोसोम लिख दो, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम कंटेंट किए रहते हैं, जो क्या करेंगे, सेल के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो फूड मेटाबॉलिज्म के बाद आए हो या सेल ऑर्गन डैमेज होने के बाद आए हो, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसके अलावा और कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जगह भी नहीं बचा है, ठीक, वुड भी छोटा है, तो हम यहाँ पे समझने के लिए बना लेते हैं। ऐसे करके आपने सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं क्या बताया कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये राइबोसोम अगर किसी एंडोप्लाज्मिक के एक साइड में प्रेजेंट है, ठीक, एक ही साइड में प्रेजेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ठीक, क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस साइड प्रेजेंट नहीं होता उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कुछ नहीं करता, राइबोसोम प्रेजेंट है तो समझो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। अगर राइबोसोम इधर स्मूथ वाले में एब्सेंट है तो ये क्या करेगा, हमारे स्टेरॉइड सिंथेसिस जैसे शुगर हो गया, इन सब चीजों को सिंथेसाइज कराने का काम कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लिए पूरे के लिए इतना ही रहा, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा। आगे के वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारे जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो या न्यूक्लियस हो, या इनके सब ऑर्गेनेल्स जो भी हैं उनके बारे में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।